हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनेल के बारे में जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। अब स्ट्रक्चर से शुरू करते हैं। बेसिकली ये होते हैं सिलेंड्रिकल और सॉसेज शेप्ड एंड डबल मेम्ब्रेनस। डबल मेम्ब्रेनस मींस दो मेम्ब्रेन होती है, इसमें डबल मेम्ब्रेन होगी, दो मेम्ब्रेन होगी और स्टेन्ड होते हैं जैनस ग्रीन नाम के स्टेन से। स्टेन के बारे में बहुत आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको नाम याद रखना है कि कहीं पूछे तो आप बता सकते हैं कि स्टेन जो होगा वो होता है जैनस ग्रीन। नंबर इन द सेल डिपेंड्स ऑन वर्क डन एंड द एनर्जी रिक्वायरमेंट्स। मीन्स माइटोकॉन्ड्रिया का जो नंबर होगा सेल के अंदर, जो माइटोकॉन्ड्रिया का काउंट होगा वो डिपेंड करेगा कि सेल को कितनी एनर्जी चाहिए, मीन्स कितना वर्क करना है उस सेल को, वो सेल कितना वर्क कर रही है, कितना एनर्जी लगा रही है, उस हिसाब से उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर होगा। ज़्यादा वर्क या ज़्यादा एनर्जी चाहिए तो माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होंगे, कम वर्क या कम एनर्जी कर रही है तो माइटोकॉन्ड्रिया कम होंगे। अब अगला पॉइंट है ऑल माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट इन अ सेल आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज कॉन्ड्रियोम। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन कभी कभी बन जाता है कि पूछा जाता है कि कॉन्ड्रियोम क्या होता है। तो जब सारे माइटोकॉन्ड्रिया, किसी सेल के अंदर सारे माइटोकॉन्ड्रिया जो एक कलेक्टिवली टर्म दिया जाता है सब माइटोकॉन्ड्रिया को मिला के, उसका नाम हम लोग देते हैं कॉन्ड्रियोम। अब प्लांट सेल्स हैव लेस नंबर देन एनिमल सेल्स। ये एक छोटा सा पॉइंट है जिसको आपको मेमोराइज करके याद रखना है कि प्लांट सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर कम होता है एनिमल सेल से। वो इसलिए होता है कि आप इस तरह से ये भी देख सकते हैं कि अपना जो एनिमल की बॉडी है वो लोकोमोशन करती है, काफ़ी चीज़ें और करती हैं, बट प्लांट की बॉडी बहुत ज़्यादा फंक्शंस नहीं करती, मींस एनिमल से तो कम ही करती है, तो इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया का वहाँ पे नंबर भी कम होता है प्लांट्स में। इन हायर एनिमल्स मैक्सिमम माइटोकॉन्ड्रिया आर फाउंड इन फ्लाइट मसल्स ऑफ बर्ड। आप बर्ड की फ्लाइट मसल्स देखेंगे तो वो हमेशा हमेशा चलती रहती है। जब भी वो फ्लाइट करेगी ऑब्वियसली फ्लाइट मसल्स को हमेशा हमेशा काम करना पड़ेगा, और फ्लाइट मसल्स इतने तेज़ काम करती है। आप कभी बर्ड के फ्लाइटिंग देखेंगे तो उसके जो पंख हैं वो कभी कभी तो हम लोग दिखते भी नहीं है, इतने तेज़ वो अप डाउन होते हैं, तो एनर्जी ज़्यादा लगती है वहाँ पे, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर सबसे ज़्यादा वही होता है। अब माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग कहते हैं पावर हाउस ऑफ अ सेल। क्यों? क्योंकि यही एक ऑर्गेनेल है जो मेन सोर्स दे रहा है, जो पावर स्टेशन का काम दे रहा है, जहाँ से एनर्जी मिल रही है बेसिकली, वो है माइटोकॉन्ड्रिया। अब सेल विद इन अ सेल, इसको सेल विद इन अ सेल क्यों कहते हैं? ये काफ़ी अच्छा पॉइंट है कि इसको सेल विद इन सेल क्यों कहते हैं, क्योंकि वैसे तो माइटोकॉन्ड्रिया एक ऑर्गेनेल है जो पहले से ही किसी ना किसी सेल के अंदर प्रेजेंट है। अब ये जो छोटी सी ऑर्गेनेल है माइटोकॉन्ड्रिया, ये अपने आप में ही एक सेल है, मींस डबल मेम्ब्रेनस है। अभी आगे बताएंगे कि इसमें 70S राइबोसोम्स हैं, इसमें अपना डीएनए है। तो जो सेल में जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती है एक डीएनए की, एक एनर्जी की, वो पहले से ही पूरी की पूरी उसके अंदर है। तो इसको हम लोग कहते हैं सेल विद इन अ सेल, मीन्स एक सेल के अंदर एक छोटी सी सेल, इसको बोलते हैं। तो काफ़ी बार एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि सेल विद इन अ सेल कौन सी ऑर्गेनेल होती है, तो वो होती है माइटोकॉन्ड्रिया। अब अगला है दे आर द मोस्ट बिजी एंड एक्टिव ऑर्गेनेल इन अ सेल। ऑब्वियसली एनर्जी प्रोवाइड करनी है तो ये काफ़ी बिजी होती है और काफ़ी ही एक्टिव भी होती है। नो नेक्स्ट पॉइंट है दे आर सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल। ये काफ़ी अच्छा पॉइंट है और काफ़ी बार पूछा भी जा चुका है कि ये सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल होती है, क्यों होती है, ये अभी थोड़ी देर बाद ही जानेंगे हम लोग कि इसको सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल क्यों कहते हैं। अब इसके फंक्शंस देखते हैं। पहला फंक्शन साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एटीपी प्रोडक्शन। साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन मींस वो रेस्पिरेशन जहाँ पे ऑक्सीजन का कंजम्पशन हो रहा है। दो टाइप्स के रेस्पिरेशन होते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन और इनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो अगर आपको बेसिक डिफरेंस पता होगा तो जिसमें ऑक्सीजन चाहिए वो होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, जिसमें ऑक्सीजन नहीं चाहिए वो होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो यहाँ पे जो रेस्पिरेशन होता है माइटोकॉन्ड्रिया में वो होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, और उससे ही एटीपी का प्रोडक्शन भी होता है। एटीपी हमको पता है कि एनर्जी कंपोनेंट है, तो इसी एरोबिक रेस्पिरेशन की वजह से ही एटीपी का प्रोडक्शन भी होता है। नाउ द फूड स्टफ्स आर कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये लाइन आपको बहुत कम जगह देखने को मिलेगी, या तो कभी लिखी रहती है तो बच्चे ध्यान नहीं देते, बट क्वेश्चन आ जाते हैं कि जो फूड स्टफ्स है वो कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं CO2 और वाटर के अंदर, ठीक है। Now they have the circular DNA, 70S ribosomes and different type of RNAs for protein synthesis। ये काफ़ी अच्छा पॉइंट है। ये मतलब माइटोकॉन्ड्रिया का जो अच्छे सवाल बनते हैं वो आप कह सकते हो कि अभी जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ 2-3 पॉइंट्स उसी में से बनते हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे सवाल बनते हैं। तो पहली बात तो इसमें अपना सर्कुलर DNA होता है, 70S राइबोसोम्स होते हैं। राइबोसोम्स में पढ़ेंगे हम लोग ये 70S 80S क्या होता है।
डिफरेंट टाइप के आरएनएज होते हैं प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, और ये फिजन शो करता है, बाइनरी फिजन शो करता है। बाइनरी फिजन जो कि अमीबा और छोटे ऑर्गेनिजम्स में होता है, एक डिवीजन का मोड होता है बाइनरी फिजन, जिससे एक सेल डिवाइड होकर 2 सेल, 2 से 4 ऐसे बन जाती हैं। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया बाइनरी फिजन शो करता है और अपना नंबर बढ़ाता है। तो आपको ध्यान में होगा, इसके पहले हमने एक पॉइंट बोला था कि इसको हम लोग बोलते हैं सेल विद इन अ सेल। वो क्यों बोलते हैं? यहाँ पे इसके पास सब कुछ है, अपना राइबोसोम्स है प्रोटीन के लिए, अपना आरएनए है, अपना डीएनए है, खुद से फ्यूज़न हो रहा है, खुद से डिवाइड हो रहा है। तो बेसिकली अपने आप में ही छोटी सी सेल है। अब अगला पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एम्स में एक आध बार पूछा गया है, इसलिए क्या पॉइंट है ये? एंडोसिम्बियोटिक ओरिजिन फ्रॉम प्रोकैरियोटिक सेल्स बिकॉज दे हैव देयर ओन डीएनए एंड आरएनए। एंडोसिम्बियोटिक ओरिजिन मीन्स इनका ओरिजिन जो देखा जाता है वो प्रोकैरियोटिज्म से जोड़ा जाता है। मीन्स जो प्रोकैरियोटिक एनिमल्स हैं, जो लोअर ग्रेड के एनिमल्स हैं, प्रोकैरियोटिक एनिमल्स, उससे इसका ओरिजिन को मैच किया जाता है। मीन्स साइंटिस्ट मानते हैं कि इसका जो ओरिजिन है वो प्रोकैरियोटिक सेल से ही हुआ है। मीन्स ये इसकी जो सेल है वो प्रोकैरियोटिक टाइप की है। क्यों है? क्योंकि इनके पास अपना ओन डीएनए और आरएनए है। दूसरा पॉइंट, दे हैव 70 राइबोसोम्स। अगर आपको बेसिक डिफरेंस पता होगा प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में, तो उसमें काफ़ी सारे पॉइंट्स होते हैं। बस इसमें एक ये भी पॉइंट होता है कि जो राइबोसोम्स है उसमें अंतर होते हैं। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स के राइबोसोम्स हैं उसमें होता है 70 राइबोसोम्स, और जो यूकैरियोटिक सेल के राइबोसोम्स है उसमें होता है 80 राइबोसोम्स, मीन एडवांस टाइप ऑफ राइबोसोम्स। लेकिन जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसमें हम लोग को मिलता है 70 राइबोसोम्स, मीन्स प्रिमिटिव टाइप के राइबोसोम्स या प्रोकैरियोटिक टाइप के राइबोसोम्स। अगला है दे प्रोड्यूस एटीपी एंड हैव ईटीएस। ईटीएस इज अ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या होता है, कैसे फंक्शन करता है, वो हम लोग प्लांट फिजियोलॉजी में देखेंगे, वहाँ का पार्ट है। अब इसका नेक्स्ट पॉइंट है दे डिवाइड बाय बाइनरी फिजन। तो ये सब जो चीज़ें हैं, ये सब जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, वो ये बताते हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया का ओरिजिन है वो प्रोकैरियोटिक ओरिजिन है। इट डज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन विद द हेल्प ऑफ एटीपी सिंथेटेस। ये काफ़ी अच्छा पॉइंट है, बहुत ही अच्छा पॉइंट है, मार्क कर लीजिएगा। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होता है। ये ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन क्या होता है? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में फूड स्टफ्स को तोड़ के CO2 और H2O में कन्वर्ट करना और ATP प्रोड्यूस करना, ये होता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन विद द हेल्प ऑफ ATP सिंथेटेस। अब ATP सिंथेटेस का क्या फंक्शन होता है वो हम लोग अभी थोड़ी देर बाद ही जानेंगे, उसके जब स्ट्रक्चर डिटेल में पढ़ेंगे। अब हम लोग देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर क्या होता है। जैसा कि अभी मैंने पहले बताया कि डबल मेम्ब्रेनस होती है, 2 लेयर्स होती हैं, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। अब आउटर मेम्ब्रेन इज स्मूथ वाइल इनर मेम्ब्रेन फॉर्म्स इनफोल्डिंग्स और क्रिस्टी। आउटर मेम्ब्रेन होती है स्मूथ और जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो इनफोल्डिंग्स बनाती है, फोल्डिंग्स बनाती है, जिसको हम लोग नाम देते हैं क्रिस्टी। आउटर मेम्ब्रेन का कॉम्पोजिशन 40% लिपिड्स, 60% प्रोटीन्स। इनर मेम्ब्रेन का कॉम्पोजिशन 80% प्रोटीन्स, 20% लिपिड्स। ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, अगर आपको जानना है तो जान सकते हैं कि दोनों का कॉम्पोजिशन क्या क्या है। और जो इनर मेम्ब्रेन के लिपिड्स हैं वो होते हैं कार्डियोलिपिन्स। बहुत जानने की ज़रूरत नहीं, बस नाम याद रखना है, कार्डियोलिपिन्स। 2 कंपार्टमेंट्स होते हैं, आउटर कंपार्टमेंट और इनर कंपार्टमेंट। आउटर कंपार्टमेंट बिटवीन 2 माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन्स ऑल्सो कॉल्ड एज पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। आउटर कंपार्टमेंट किसे कह रहे हैं? आउटर कंपार्टमेंट जो 2 मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस है, मींस आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस है जिसको हम लोग बोलते हैं पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, वही है आउटर कंपार्टमेंट और उसका नाम है पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। दोनों एक ही नाम है। अब इनर कंपार्टमेंट देखते हैं। इनर कंपार्टमेंट इनसाइड इनर मेम्ब्रेन क्रिस्टी इंक्रीजेज द सरफेस एरिया फॉर एंजाइम एक्शन एंड मैट्रिक्स प्रेजेंट। इनर कंपार्टमेंट उस कंपार्टमेंट को बोल रहे हैं जो हमारा इनर मेम्ब्रेन के अंदर है, मींस क्रिस्टी के अंदर जो कंपार्टमेंट है। एक तो कंपार्टमेंट है जो मेम्ब्रेन्स के बीच में है और दूसरा जो कंपार्टमेंट है वो है क्रिस्टी में, मींस इनर मेम्ब्रेन में। जो इनफोल्डिंग बन रही है उसके बीच में जो स्पेस है, वो क्रिस्टी जो स्पेस बना रही है उसको हम लोग बोल रहे हैं इनर कंपार्टमेंट। अब क्रिस्टी का क्या फंक्शन होता है? क्रिस्टी इंक्रीजेज द सरफेस एरिया। अगर आपको थोड़ा बहुत डाइजेशन का कंसेप्ट पता होगा तो उसमें जो विलाई होते हैं तो कुछ कुछ क्रिस्टी ऐसे ही होते हैं। आप बोल सकते हैं कि क्रिस्टी और विलाई का फंक्शन लगभग सेम है, बट ये एब्जॉर्प्शन नहीं करती क्रिस्टी, विलाई में एब्जॉर्प्शन होता है। तो इनफोल्डिंग्स होती हैं जिसकी वजह से क्या होता है कि सरफेस एरिया बढ़ जाता है वहाँ का, फॉर एंजाइम एक्शन, एंजाइम की एक्टिविटी के लिए सरफेस एरिया बढ़ जाता है। और ये जो कंपार्टमेंट होता है इसमें मैट्रिक्स भी प्रेजेंट होता है। अब मैट्रिक्स में होता क्या है?
सिंगल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जिसमें जीसी कंटेंट हाई होता है। अब डीएनए दो कंपोनेंट से बना होता है, पहला एटी और दूसरा जीसी। एटी मीन्स एडेनाइन थाइमिन और दूसरा है जीसी ग्वानिन एंड साइटोसिन। तो अलग अलग डीएनए में अलग अलग कंटेंट होते हैं। तो यहाँ पे जो सिंगल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है वो जीसी रिच है, मीन्स जीसी कंटेंट उसमें ज़्यादा है। राइबोसोम्स हम लोग देख चुके हैं, 70S है। आरएनए देख चुके होता है फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस। अगला है एंजाइम्स फॉर द टीसीए साइकिल। टीसीए मीन्स ट्राई कार्बोक्साइलिक एसिड, इसको कभी कभी क्रेब साइकिल भी कहते हैं। हम लोग पढ़ेंगे वहाँ, प्लांट फिजियोलॉजी की चीज़ है, प्लांट फिजियोलॉजी में डीपली पढ़ेंगे कि टीसीए साइकिल कैसे वर्क करती है, क्या है। अभी फ़िलहाल ये जानिए कि जो टीसीए साइकिल है वो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में ही फंक्शन करती है। और अगला है ये प्रोटीन सिंथेसिस और लिपिड सिंथेसिस में भी माइटोकॉन्ड्रियल के मैट्रिक्स में ही हो रहा है, ठीक। नाउ इलेक्ट्रॉन कैरियर्स फॉर फॉर्मेशन ऑफ एटीपी इज प्रेजेंट ओनली इन द इनर मेम्ब्रेन। हमने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था कि एंडोसिम्बियोटिक ओरिजिन में कि दे कैन प्रोड्यूस एटीपी एंड हैव ईटीएस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की लोकेशन क्या होती है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्रेजेंट होता है माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पे। इनर मेम्ब्रेन पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है जिसकी वजह से एटीपी बनता है। अब ये एटीपी प्रोडक्शन यहाँ की चीज़ नहीं है, प्लांट फिजियोलॉजी की चीज़ है। अभी बस इतना जान लीजिए कि इसकी लोकेशन क्या है, इनर मेम्ब्रेन। अगला, क्रिस्टी एंड द इनर फेस ऑफ द इनर मेम्ब्रेन इज स्टड विथ न्यूमरस स्फेरिकल और नॉब लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड एज एलिमेंट्री पार्टिकल्स और F1 F0 पार्टिकल्स या ऑक्सीजोम्स या पार्टिकल्स ऑफ फर्नांडीज एंड मोरन। फर्नांडीज एंड मोरन साइंटिस्ट थे जिन्होंने ऑक्सीजोम्स का डिस्कवरी की थी, ये पार्टिकल की खोज की थी, इसलिए इनके नाम पर रखा गया पार्टिकल्स ऑफ फर्नांडीज एंड मोरन। बट जो ज़्यादा नाम यूज़ होता है वो है F1 F0 पार्टिकल, ठीक है। बाकी आप सारे जो नाम हैं वो सब नाम इसी के लिए दिए गए हैं, कुछ अलग से नहीं है। अब इसकी लोकेशन क्या है? क्रिस्टी के इनर सरफेस में। अगर आप डायग्राम सही से देखें तो ये इनर मेम्ब्रेन काफ़ी थिक है और इस इनर मेम्ब्रेन की थिकनेस होने की वजह से क्या होता है कि इस इनर मेम्ब्रेन के दो सरफेस बन जाते हैं। एक होता है बाहर की तरफ जिसको हम लोग बोलते हैं आउटर फेस ऑफ इनर मेम्ब्रेन, दूसरा होता है अंदर की तरफ जिसको हम लोग बोलते हैं इनर फेस ऑफ इनर मेम्ब्रेन। तो ये जो इनर फेस है इनर मेम्ब्रेन की, अंदर की मेम्ब्रेन की जो अंदर की फेस है, वो वहाँ पे जो क्रिस्टीज़ हैं वहाँ पे होते हैं नॉब लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम लोग बोलते हैं F1 F0 पार्टिकल। ये नॉब लाइक स्ट्रक्चर क्रिस्टी में लगे होते हैं, सिर्फ क्रिस्टी में होते हैं और कहीं नहीं होते, ठीक है। तो ये आई थिंक आपको ये डायग्राम में ठीक से क्लियर हो रहा होगा कि कहाँ पे क्रिस्टी है और कहाँ पे ये नॉब लाइक स्ट्रक्चर है। अब ये नॉब लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम लोग ऑक्सीसोम्स या F1 F0 पार्टिकल कह रहे हैं वो बेसिकली क्या है? वो एक नॉब लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें 3 पार्ट्स होते हैं, हेड, स्टॉक और बेस। अब एटीपी की जो सिंथेसिस करता है वो होता है एंजाइम एटीपी सिंथेटेस। हमने थोड़ी देर पहले ही बात किया था, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन किसकी वजह से होता है? एटीपी सिंथेटेस। तो इस एटीपी सिंथेटेस का काम क्या है? एटीपी का प्रोडक्शन। तो अगर पूछेगा, ये कई बार पूछा भी जाता है कि कौन सा एंजाइम होता है जो एटीपी बनाता है, तो वो है एटीपी सिंथेटेस। और इसकी लोकेशन भी पूछता है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो इसकी लोकेशन है वो होती है F1 F0 पार्टिकल का हेड पे भी प्रेजेंट होते हैं और वहीं से यहाँ एटीपी का प्रोडक्शन करते हैं। तो ये थी सारी नॉलेज अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया, उसका फंक्शन, उसका स्ट्रक्चर। ये जो मैंने बताया ये काफ़ी डिटेल नॉलेज है और आई डोंट थिंक इसके बाहर क्वेश्चन जाएगा। सो तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।